आज हम देख लेते हैं मेथड ऑफ असेसमेंट। न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी मस्ट बी टेस्टेड बिफोर द ट्रीटमेंट एंड स्पेसिफिक इंटरवल इन ऑर्डर टू असेस द प्रोग्रेस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रीटमेंट। वैरायटी ऑफ मेथड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हमने देखना होता है न्यूरोमस्कुलर एफिकेसी टेस्ट से ट्रीटमेंट से बिफोर देख रहे होते हैं और कुछ इंटरवल के बाद भी देखते हैं कि हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रीटमेंट है वो किस तरह प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट कैसी है, तो हम ये देख रहे होते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्टैंडर्डाइज एज पॉसिबल होने चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट इसको कंडक्ट करे ताकि ओबियसली उसको पता है प्रीवियसली क्या उसने टेस्ट किया, देन उसके साथ ही वो रिजम्बलिंग कितनी है, रिजल्ट जो है इस तरह क्या है, और जो रिज़ल्ट जो होंगे वो इसलिए करेक्टली रिकॉर्डेड रखेंगे ताकि हमने प्रीवियस डेटा से उसको जो आगे जो टेस्ट हैं उनको मैच करना होता है कि किसकी प्रोग्रेस कितनी है, हमने कौन सी ट्रीटमेंट देनी है। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड है न्यूरोमस्कुलर एफिकेसी की बात की जा रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेस्ट। इलेक्ट्रिकल टेस्ट ज़्यादा डॉक्टर कर रहे होते हैं, कंडक्ट करवा रहे होते हैं, बट इसमें जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और या फिर स्टेंट ड्यूरेशन का के जरिए हम कर रहे होते हैं, दो मेथड से करते हैं। ये हम यूज़ कर रहे होते हैं एज ए डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चले मसल के अंदर क्या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है जो भी, तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल टेस्ट परफॉर्म करके पता चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये सब आप इंशाल्लाह पढ़ोगे इलेक्ट्रोथेरेपी में नेक्स्ट सेमेस्टर में। द ऑक्सफोर्ड क्लासिफिकेशन, दिस इज़ द स्टैंडर्ड मोस्ट यूनिवर्सल एम्प्लॉयड है। इसमें 5 फीट इसमें 6 ग्रेड है। जीरो का मतलब है 9 और फ्लिकर कंट्रैक्शन 1 का मतलब है फ्लिकर ऑफ कंट्रैक्शन 2 का मतलब है वीक स्मॉल मूवमेंट विद द ग्रेविटी काउंटर बैलेंस। इसमें ग्रेविटी फ्री है, ठीक है, ग्रेविटी फ्री की भी है। देन 3 है फेयर मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी और 4 मूवमेंट जो है 4 जो है गुड मूवमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटी और सम ऑफ द रेजिस्टेंस इसमें अप्लाई करनी है। और 5 में है नॉर्मल, जिसमें आपने क्या करना है मैक्सिमम रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर सकते हो। देन हमारे पास सर्कमफेरेंस मेजरमेंट, दिस टेस्ट इज रिलाई ऑन द फैक्ट दैट देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द पावर और hypertrophy and that of hypertrophy. Tape measure made for the some inextensible material is used to measure the circumference of the limb as a predetermined level. जो भी आपने दिखा हुआ है कौन सा लेवल आपने लेना है उस लेवल पे आप क्या करते हो, सर्कमफेरेंस से मेजरमेंट करते हो। Experiment on the normal limb indicate that this method is unreliable even the experimenter hand. इट इज़ स्टिल हाउएवर इट इज, हाँ तब भी इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने क्या करना होता है इसको कंट्रालैटरल लिम्स के साथ हम क्या करते हैं मैच कर रहे होते हैं। एक लिम्ब में कितना हाइपरट्रॉफी है, कितना किसमें हाइपरट्रॉफी किसी में हो रही है, तो हम देख रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास स्टैटिक पावर टेस्ट है। स्टैटिक पावर ऑफ द स्टैटिक और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में भी रिकॉर्डेड बाय द मीन ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कैपेबल ऑफ रजिस्टरिंग अप टू जो 50 to 100 पाउंड तक वो कर सकता है। एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्प्रिंग जो है विद इन द टाइप ऑफ बैलेंस इज विचली निग्लिजिबल होती है, बट हम वो इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो कंट्रैक्शन ऑफ द मसल हैं वो हमें जैसे हमें कंट्रैक्शन ऑफ मसल जो है चाहिए होती है एंड विद इन द हम देख रहे हैं कौन से रेंज में चाहिए होते हैं, तो हमने उसको प्री डिटरमाइन कर लिया कि इस रेंज में हमें मसल ऑफ कंट्रैक्शन चाहिए, तो वो फिर हम क्या करते हैं उस लेवल पे वो अरेंज हो जाती हैं। रिकॉर्ड कैन बी मेड ऑफ द मैक्सिमम पॉन्डेज रिकॉर्डेड, या हम क्या रिकॉर्ड किस तरह करते हैं, या तो मैक्सिमम पॉन्डेज ले लेते हैं या फिर एवरेज लेते हैं पॉन्डेज रिकॉर्डेड का। उसमें क्या करते हैं हम 3 एफर्ट लेते हैं 1 मिनट के इंटरवल में, वो तो फिर एवरेज निकाल लेते हैं उसका। then a dynamic power test, it is this method is this is a method advised by the DeLome and Watkin ने दिया था। इसमें प्रोग्रेसिव हैवी रजिस्टेड एक्सरसाइजेज जो हैं वो एज अ बेसिस ऑफ इसके तौर पे है। ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी दिनों में हैवी रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जब हम पढ़ रहे थे। उसमें मैक्सिमम वेट जो है इसमें 1 रेम और 10 रेम क्या होता है। 1 रेम का मतलब यह है कि आपने एक वेट उठाया फॉर एग्जाम्पल 5 kg का, तो आपने वो एक दफ़ा उठाया लेकिन दूसरी दफ़ा आप उठा ही नहीं सकते, तो इसका मतलब 1 रिपीटेशन मैक्सिमम किया आपने। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 4 kg का वेट उठाया तो आपने उसको उठा के 10 रिपीटेशन की, लेकिन 11वीं रिपीटेशन आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आपने कि आपकी जो रिपीटेशन हुई 10 रिपीटेशन मैक्सिमम हुई। ठीक है, इसको 10 रम कहेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इज एस्टिमेटिंग द अप्रोक्सीमेट वेट विच कैन बी लिफ्टेड इज एसेंशियल टू अवॉइड द फटीग। ऑब्वियसली हमें देखना होता है कि वो फटीग ना कर दे, वो उससे क्या अगर फटीग हो जाएगी तो वो हमें एरर हो जाएगा, उससे जो पॉन्डेजेस जो है रिड्यूस हो जाएगी जो हम लिफ्ट कर रहे हैं उससे।
ठीक है। देन हमारे पास अगर फिटिक होगी ना तो हम उसके जितना हमें रिक्वायर्ड है, जब 5 kg चाहिए तो हम 5 kg लिफ्ट कर रहे हैं, तो अगर फिटिक हो गया तो वो हम ड्रॉप कर जाएंगे, 3 पे चले जाएंगे। देन हमारे पास एंड्योरेंस टेस्ट में बी कैलकुलेटेड बाय द रिगार्डिंग द ड्रॉप इन द मैक्सिमम पावर ऑफ द मसल with their effect of contraction is repeated at the given interval for a specific period of time। एक बच्चा है उसको मैं बोलती हूँ 10 दफ़ा रिपीटिशन करनी है आपने विद इन 5 सेकेंड, तो एक बच्चा है उसको मैंने बोला है 5 सेकेंड में आप कितनी रिपीटिशन कर सकते, नहीं सॉरी, मैंने एक बच्चा है उसको बोला है 5 सेकेंड में आपने कितनी रिपीटिशन बाइसेप की करनी है, तो वो 10 कर सकता है। एक बच्चा है जिसको मैंने कहा वो रिपीटिशन आपने कितनी कर सकते हो, वो 20 कर सकता है, यानी कि उसका एंड्योरेंस ज़्यादा है जिसने 20 की। तो यानी कि एंड्योरेंस टेस्ट में स्पेसिफिक इंटरवल दिया, मैंने स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया 5 सेकंड या 10 सेकंड जितने भी दिए, तो उसने जो दूसरा बच्चा है उसने परफॉर्म ज़्यादा कर लिया, तो इसका मतलब उसका एंड्योरेंस ज़्यादा है। ठीक है। देन हमारे पास फंक्शनल असेसमेंट, दिस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ टेस्ट डिजाइन टू एस्टिमेट द पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग उसने परफॉर्म किया, सच एक्टिविटी में भी ग्रुप अंडर दी हेडिंग फॉर एग्जाम्पल मोबिलिटी होगी हमारे पास, पर्सनल केयर है, हाउस होल्ड, गार्डनिंग, गार्डन जॉब, वर्क, रिक्रिएशनल, सोशल एक्टिविटी, ये सारे फंक्शनल असेसमेंट है। तो हम पेशेंट को देखते हैं कि उसने फंक्शनल असेसमेंट कर सकते हो, पर जितने ये हैं वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, वो ये देख रहे होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं इसमें। देन हम प्रोग्रेशन देख रहे होते हैं कि प्रोग्रेशन हम किस तरह चेक करते हैं, एज अ पावर ऑफ मसल इंक्रीज, जैसे ही मसल का पावर इंक्रीज हुआ ना तो टेंशन प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस विच इज कांस्टेंट विल बी डिमिनिश हो जाती है। ठीक है। देयरफॉर मेंटेन द स्टिमुलस ऑफ टेंशन द रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। अब क्या करते हो, आपने 5 kg फॉर एग्जांपल एक पेशेंट था उसको आपने उसकी रेजिस्टेंस दे के 5 kg की रेजिस्टेंस के साथ उसको एक्सरसाइज करवाते रहो, एक टाइम आया उसकी उसकी एंड्योरेंस पावर इंक्रीज होगी। अब 5 kg से उसका टेंशन डेवलप नहीं हो रही क्योंकि उसको एंड्योरेंस आ गया है, तो आप क्या करते हो ग्रेजुअली उसको 6 kg इंक्रीज कर देते हो, उससे क्या होता है फिर दोबारा टेंशन इंक्रीज हो जाती है मसल्स में। ठीक है। द पावर ऑफ द मसल डेवलप होती है। इसमें 4 फैक्टर जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। देर आर 4 मेन मैथड ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू द मसल एक्शन। 4 मेन मैथड हैं जिससे आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे होते हो। द मैथड में भी यूजिंग सिंगली और कंबाइन, या इन मैथड में एक से के साथ आप एक मैथड यूज़ करके रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो, या फिर कंबाइन करके, या फिर इन मैथड में से किसी दो को यूज़ करके कर सकते हो, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो। जैसे इंक्रीज द पॉन्डेज और वेट ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्स, या अगर हमने फॉर एग्जांपल मैंने अभी दी एग्जांपल कि जो पेशेंट था उसको 5 kg लिफ्ट किया तो उसकी रेजिस्टेंस सही होगी, मतलब उसका एंड्योरेंस इंक्रीज हो गया, पावर सही बिल्ड हो गया। अब उसको वो 5 kg रेजिस्टेंस नहीं लगती, तो उसको हमने क्या किया, इंक्रीज पॉन्डेज कर दिया, पॉन्डेज या वेट इंक्रीज कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस फोर्स इंक्रीज होगी, टेंशन डेवलप होगी ना मसल के अंदर। यानी एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या, इंक्रीज द लेवरेज ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्स, यानी कि जो रेजिस्टिंग फोर्स है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने उसको रेजिस्टिंग फोर्स जो थी वो मिड ऑफ द एल्बो जॉइंट पे दी, लेकिन मैं क्या करूँगी, अब उसका लेवरेज इंक्रीज करके मैंने हैंड पे ले आऊँगी, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है हैंड रख दूँगी, तो इससे क्या होगा, लेवरेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टिंग फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, increase in bondage or weightage, for example it is found that the muscle group able to achieve full range contraction against the weight of 3 pound, it is applied to a specific point and can be contract at a specific speed and specific duration में इसने किया ना। ठीक है। एज अ मसल पावर इंक्रीज जैसा होता है, द वेट इज इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी टू द 5 pound 6 pound 5 4 pound। ठीक है। यानी 4 से 5 6 तक इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन अदर कंडीशन जैसे ये स्पेसिफिक स्पीड और स्पेसिफिक जो स्पीड और ड्यूरेशन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। एक्चुअल अमाउंट जो इंक्रीज होगी वो इज़ वेरिएबल होती है अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर मसल ग्रुप के लिहाज से, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिकवरी और फ्रीक्वेंसी एट विच इंक्रीज इज मेड के लिहाज से क्या होता है, वेरी कर रही होती है। ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं इंक्रीज लेवरेज में क्या होता है, इंक्रीज टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ गिवन वेट डिपेंड ऑन अ पोजीशन ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन रिलेशन टू द फल्क्रम। मोमेंट ऑफ फोर्स जो है इक्वल टू होता है वेट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फल्क्रम। ठीक है। आगे अब क्या होता है, रेजिस्टेंस जो आप दे रहे हो वो डिपेंड कर रही होती है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक शोल्डर जॉइंट है ये हमारे पास, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है। ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट है, ये एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट है। ठीक है। अब
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया एक रेजिस्टेंस, ये सॉरी, यहाँ पे मेरा जो है फलक्रम है, जहाँ पे मोमेंट हो रही है, मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई की, ठीक है। तो यानी कि इसका लेवरेज इतना है, ठीक है। अगर मैं यही रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई करती हूँ यहाँ पे, तो इसका कितना बड़ा लेवरेज हो जाएगा। लेवरेज इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है द ग्रेटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द फलक्रम द जॉइंट एट विच मोमेंट टेक प्लेस द ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वेट। यहाँ पे वेट हो जाए, वेट क्योंकि इसका इंक्रीज जैसा हमने लेवरेज इंक्रीज कर दिया इतना बड़ा, उससे क्या होता है उसका वेट ज़्यादा अफोर्ड हो जाएगा और ग्रेटर रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। मैनुअल रेजिस्टेंस जब भी आप अप्लाई करते हो, मैनुअल रेजिस्टेंस विच इज़ रिलेटिवली कांस्टेंट होंगी गिवन इन अ शोल्डर एब्डक्टर व्हेन आर्म इज स्ट्रेट, ठीक है। और मच ग्रेटर होंगी जब रिस्ट पे अप्लाई करोगे देन इन शोल्डर देन इन एल्बो पे जब अप्लाई करते हो, जैसे ये एल्बो जॉइंट है, ये एल्बो है, अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करते हो, ये शोल्डर जॉइंट है हमारा, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। अगर आप ये एब्डक्शन यहाँ पे आप एब्डक्शन करवाते हो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक सेकंड में अच्छी सी इमेज बनाती हूँ आपको, ये हमारे पास जो है शोल्डर जॉइंट है, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट है। अब ये है एब्डक्शन में, एब्डक्ट ये हुआ है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो रेजिस्टेंस एल्बो जॉइंट पे, तो ये इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं अफोर्ड करेगा। अगर आप एल्बो यहाँ पे रिस्ट पे अप्लाई करते हो, रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो, तो ये ज़्यादा ग्रेटर रेजिस्टेंस अप्लाई हो इसमें आएंगी, ठीक है, अफोर्ड करेगा, ठीक है, ये बताना था। अच्छा, आगे क्या है, alteration in the speed of movement. Muscle contraction is most efficient when it take place at a optimum and natural speed. Natural speed पे होगी तब the speed vary करी होती है according to the form and structure of the muscle concern, the resistance and the individual. muscle पे क्या होता है, form and structure of the muscle concern, resistance पर और individuals पे क्या हो रही थी, vary हो रही होती है speed. इंक्रीज या डिक्रीज इन द नेचुरल स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीज कर रही होती है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस को। आप इंक्रीज या डिक्रीज नेचुरल स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज कर रही होती है इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस को। व्हेन द मसल, जब भी मसल क्या है वर्क करेगा कंसेंट्रिक वर्क करेगा, व्हेन बट करेगा तो क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। बट व्हेन जब मसल इसेंट्रिक वर्क करेगा तो स्लोअर द मूवमेंट होगी, ग्रेटर होंगी एफर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रेटर होगी एफर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एफर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ग्रेटर होंगी। दैट इज इस तरह क्या है, कंसेंट्रिक वर्क इजिएस्ट एट नेचुरल स्पीड में होता है एज कम्पेयर टू इसेंट्रिक वर्क जो होता है हाई स्पीड पे होता है, नेचुरल एट अ हाई स्पीड पे होता है। कंसेंट्रिक जो वर्क जो होता है वो ईजिएस्ट होता है नेचुरल स्पीड में, और इसेंट्रिक वर्क जो होता है ईजिएस्ट होता है हाई स्पीड में, ठीक हो गया। कंसेंट्रिक वर्क जो है हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं नेचुरल स्पीड में, और इसेंट्रिक वर्क जो होता है वो हम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं हाई स्पीड में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजियर टू क्लाइम अ स्टेप हिल एट योर ओन स्पीड देन वन डायरेक्टेड बाय द कंपेनियन हु मे ऑफर टू गो फास्टर एंड स्लोअर देन यू, बट इट इज़ ईजियर टू कम डाउन रैपिडली, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंक्रीज इन द ड्यूरेशन, द मसल वार्म अप टू देयर टास्क टू ओवरकम आ रेजिस्टेंस, इट they become more efficient and therefore the effort of resistance decrease and the exercise seem to easier, ठीक है। ओबियसली ईजी हो जाती हैं क्योंकि मसल में जो रेजिस्टेंट एफर्ट की थी वो डिक्रीज हो जाती हैं। इफ़ इस तरह है तो हाउएवर इट इज़ कंटिन्यू टू सफिशिएंट नंबर ऑफ टाइम एंड फटीग रिड्यूस होगी द एफिशिएंसी ऑफ द मसल एंड द रेजिस्टेंस देयरफॉर अपीयर टू ग्रेटर, ओबियसली उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस ग्रेटर होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल स्विंग अ लॉग ऑफ वुड मे सीम टू बिकम ईजियर एज यू वार्म अप टू इट एंड बिकम हार्ड वर्क व्हेन बाई एट द एंड ऑफ 1 घंटे के बाद क्या होगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, देन हम देख लेते हैं इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज। पहला इफेक्ट क्या है, मसल पावर कैन बी मेंटेन और इंक्रीज बाय द कंट्रैक्शन एंड दीज एक्सरसाइजेज द वर्किंग मसल आर स्ट्रेंथन एंड हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथन होगी हाइपरट्रॉफी होगी इन रिस्पॉन्स टू टेंशन, क्योंकि उनके अंदर टेंशन क्रिएट होगी ना बाय द रेजिस्टेंस।
देयर पावर और इंड्योरेंस इज इंक्रीज, ठीक है, इससे उनका इंड्योरेंस और पावर इंक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस आर यूज टू बिल्ड अ वेरी वीक मसल्स, सो टू स्टोर अ बैलेंस ऑफ द मसल पावर, जो ज़रूरत होता है, जो इट इज़ इसेंशियल होता है स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए, ठीक है। पावर इंक्रीज हो रहा होता है जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरत होता है। जब व्हेन ऑल द मसल आर वीक, पावर और फंक्शन जब उनकी इम्प्रूव हो जाती है तब। जब नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, द ब्लड फ्लो टू द वर्किंग मसल इंक्रीज होगा इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क दे आर कॉल्ड अपॉन टू डू, दस प्रोवाइडिंग द मटेरियल टू रिपेयर एंड हाइपरट्रॉफी। रिपेयर हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी होगा। आल्दो फ्लो इज इम्पीडेड ड्यूरिंग द एक्चुअल कंट्रैक्शन, नॉर्मल कंट्रैक्शन में क्या होता है, ब्लड फ्लो ऑब्वियसली कम हो रहा होता है। The amount of blood flow contained in the muscle immediately after the contraction may be much 10 times greater than the during strenuous activity. Contraction के बाद आपके 10 टाइम जो है ग्रेटर हो रहा होता है एज अमाउंट कंटेन ड्यूरिंग रेस्ट के दौरान तो नहीं होता ना। increase in the blood flow to the muscle continues to the some time after exercise bring oxygen and nutrition to the part in assessing the removal of metabolic product, इसलिए इंक्रीज होगा ब्लड फ्लो, ये सारी चीज़ें वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास पहला क्या था, हाइपरट्रॉफी, एंड्योरेंस इंक्रीज हो रही होती है किससे, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा होता है, आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, उससे हाइपरट्रॉफी हो रही होती है, मटेरियल जो है रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अच्छा, a general rise in blood pressure frequently anticipates exercise and may be increased by the mental effort required to perform these exercise correctly, ठीक है। जनरल राइज इन ब्लड प्रेशर होता है, हीट इंक्रीज हो रही होती है, हीट विच भी प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेनस मसल एक्टिविटी, जब हो रही होती है ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी। स्टिमुलेट द हीट रेगुलेटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, जो क्या करेगा, वेजो डायलेशन करेगा स्किन में, ताकि जब वेजो डायलेशन होगी द फ्लो ऑफ कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेसल, द फ्लो दिस फॉलो अ कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी, फिर क्या होगा, वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होगी विच अकर इन द फर्स्ट पार्ट टू कंपनसेट टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द मसल्स, ठीक है। इफ़ देयर हैज़ बिन सफिशिएंट एक्सरसाइज, जो स्किन जो होगी फील वार्मथ होगी, पॉसिबली मॉइस्ट होगी, अपेयर टू पिंक होगी, तो उससे क्या होता है, हीट जो है लास्ट होगी सरफेस से, ताकि बैलेंस करे जो मसल में जो एक्टिविटी है उसको। सो तो इस तरह क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल लिमिट्स में बरकरार रख रही होती है। ये डिग्री ऑफ मॉइस्चर डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे और मोमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कितना मॉइस्चर रिलीज हुआ, हीट डिसिपेट कितनी हुई।